Hello students, this is Rajesh sir and I welcome you all to my YouTube channel काबिल अकेडमी। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं जो कि आपके पूरे ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करता है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ग्रामेटिकल नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्ज़ाम्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है और आपका जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो बहुत ही कंक्रीट और फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने में और क्वेश्चंस को आसानी से समझ के उसका आंसर करने में आपको मदद करता है। तो ये हमारा नेवर से नेवर सीरीज़ का अगला सीरीज़ है, पार्ट 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारी पहली वीडियो स्पॉटिंग एरर पे आ चुकी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। देखने से पहले उसकी लिंक मैंने वीडियो में डाल दी है। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए, स्पॉटिंग एरर विथ रूल्स पार्ट 2। सो ये नेवर से नेवर सीरीज़ का अगला सीरीज़ है और ये स्पॉटिंग एरर पार्ट 2 जो एसबीआई, बीपीएस, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, एफकेट के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत ही ब्रिलियंटली इसलिए एक्सप्लेन किया गया है। आपका ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत, आपका फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए हैं जो मेमोरी बेस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और ये इस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, व्हेन आई अराइव्ड I found them both sitting at the table waiting on me. So यहाँ किस पार्ट में हमें एरर दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? When I arrived, I found them both sitting at the table. Sitting at the table, ठीक है, जब आप टेबल में बैठते हैं sitting at the table होता है। Found them both, ओके। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए यहाँ पे एक वर्ब है हमें दिया हुआ है वेटिंग, है ना, और वेटिंग के बाद हमें यहाँ दिया हुआ है ऑन, जो कि बिल्कुल गलत है। इट इज़ अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। इट इज़ अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यानी वेटिंग के बाद ऑन नाम का प्रीपोजिशन हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी हाँ, वेटिंग के बाद अगर आप किसी के लिए वेट करते हैं तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। वेटिंग फॉर ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ वेट के साथ हम लोग फॉर नाम का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसलिए ये हमारा एरर जो है सी पार्ट में है, ऑन नहीं होगा, हमारा आंसर होगा फॉर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन मिस्टेक था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, देखिए अराइव का मतलब होता है पहुंचना, इजंट इट? सो व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अराइव जो वर्ब है इसके साथ टू नाम का प्रीपोजिशन बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। जी हाँ, जब आप किसी जगह पहुँचते हैं, से अराइव डैश एनी प्लेस, तो हम अराइव के साथ एट नाम के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टू नाम का प्रीपोजिशन का, है ना। सो अराइव के बाद हमें यहाँ पे एट का इस्तेमाल करना है, अराइव के बाद टू का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यानी अखबार में छपे रिपोर्ट के आधार पे वी कैन कंक्लूड, हम ये कह सकते हैं दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। यानी दैट के बाद देखिए, दैट के बाद एक दूसरा क्लॉज शुरू होता है, एक नया क्लॉज शुरू होता है। क्लॉज इज लाइक अ स्मॉलर सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज को मेन क्लॉज और सब क्लॉज दो भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ दैट के बाद एक क्लॉज शुरू हो रहा है, मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, यानी कि मेनी एक्सीडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है ना, और यहाँ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है बाय। तो यहाँ एक्सीडेंट जो है रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा हुआ है, यानी अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है,
सेंटेंस हमारा किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। और जब कोई सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है, सो पैसिव वॉइस की क्या खासियत होती है? पैसिव वॉइस की खासियत होती है, पैसिव वॉइस में हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए कंपल्सरीली, और साथ में हमें चाहिए होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बिना आप पैसिव फॉर्म बना ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मेनी एक्सीडेंट हुआ है किसके द्वारा? बाय रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते दुर्घटनाएं हुई हैं। यहाँ हमें वर्ब तो दिया हुआ है कॉज्ड, जो कि सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा मिसिंग है। सो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। आप देखिए यहाँ कैन का इस्तेमाल किया गया है, कैन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी यहाँ पे एक्सीडेंट्स क्या है? प्लूरल है, और प्रेजेंट टेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? आर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, तब हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फीमेल्स आर, ठीक है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर ठीक है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, ओके, आर के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ओके। फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, बिकॉज अपॉइंटेड यू नो किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि ये भी हमारा पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म ने इस्तेमाल किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपॉइंटेड के बाद हम इन नाम का प्रीपोजिशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अपॉइंटेड के साथ जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमेशा यूज़ होता है वो होता है टू। अपॉइंटेड टू आवर कॉलेज, जब कॉलेज में अपॉइंट होने की बात है, सो अपॉइंट के बाद हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस को लेके आप बहुत सावधान रहें। मैं यहाँ जो एरर फाइंडिंग प्रीपोजिशंस आ रहे हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप इनकी नोट्स बना लें ताकि आपका एग्जाम्स के पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सो अगला क्वेश्चन है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ओके, द ऑफिसर ये सब्जेक्ट है, यहाँ तो कुछ है नहीं जो आप देख सकते हैं। ओके, ऑफिसर सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल हुआ है, एंग्री का इस्तेमाल हुआ है। किस पे गुस्सा है? क्लर्क पे गुस्सा है। ओके, दिस इज समवन, कोई व्यक्ति है, पर्सन है। वाई? फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, ठीक है, अटेंडिंग टू द वर्क बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आप एंग्री, आप अगर एंग्री को देखें तो एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन जाती है। एक होता है एंग्री एट और दूसरा होता है एंग्री विथ। जब हम एंग्री विथ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे somebody होता है, यानी किसी पर्सन के लिए हम लोग एंग्री विथ लगाते हैं, और जब हम एट लगाते हैं तो यहाँ पे होता है एंग्री एट समथिंग। समथिंग मीन्स व्हाट? योर बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर पे मैं गुस्सा हूँ, और समथिंग एल्स। सो एंग्री एट का इस्तेमाल एंग्री एट समथिंग, एंड एंग्री विथ का इस्तेमाल एंग्री विथ समबडी। आप किस पे गुस्सा है? क्लर्क पे। क्लर्क कौन है? समवन या समबडी, एक पर्सन का नाम है। यहाँ पे हम लोग ऑन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन तो पहली बात तो एंग्री के साथ होना ही नहीं है, या तो एट होना है या विथ होना है। और यहाँ पे हम लोग चूँकि पर्सन है, हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे विथ नाम के प्रीपोजिशन का। आई होप एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जाएगा ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये भी दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, कि आप स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड के साथ किसी खास प्रीपोजिशन को ही हमेशा आपको यूज़ करना है, और ये कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसे चेंज नहीं करना है। आइदर एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट योर बिहेवियर, एंग्री विथ समबडी, है ना। जैसे कि आई एम एंग्री विथ यू एट योर बिहेवियर, तो इस सेंटेंस में हम एंग्री के दोनों प्रीपोजिशंस को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो देखिए, नो सूनर का इस्तेमाल किया गया है। नो सूनर एक कंजंक्शन है। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअली ये है क्या। जब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना, देखिए जब आप नो सूनर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस के अगले हिस्से में जो यहाँ जो देन के बाद जो है, यहाँ पे आपको THAN देन का इस्तेमाल करना है। देन के बाद हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। बहुत ध्यान सुनिएगा, देन
उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ब आना है वो हमेशा सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। किस फॉर्म में इस्तेमाल करना है? पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, जब आप नो सूनर से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को अगर आप नो सूनर से स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद या तो आपको डिड लगाना है। अगर आप डिड लगाते हैं तो डिड के बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आप नो सूनर के बाद हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद भी सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होगा। आप इन दोनों केस में से किसी भी एक केस को एग्जाम में देखें कौन सा केस दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखें हैड को दिया हुआ है, ये सही है, लेकिन हैड को जिस जगह पे प्लेस किया गया है वो गलत है, क्योंकि नो सूनर के ठीक बाद हमें हैड का इस्तेमाल करना है, जबकि नो सूनर के बाद इन लोगों ने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल गलत है। यानी नो सूनर के बाद सबसे पहले हमें हैड लगाना है और उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन फॉलो करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें देखना है कि नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आना है जो कि नॉमिनेटिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। अब ही के जगह हिम या शी के जगह हर या आई के जगह मी या वी के जगह अस नहीं लिख सकते हैं, आपको ही, शी, वी या दे, यू ही लिखना है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस लिखना है। और उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी नो सूनर के साथ हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन के साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्चर आप कभी भी ना भूलें, ये आपको हमेशा आपको हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, कहाँ पे? इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ओके, कहीं भी हो, लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? ये कंप्यूटर एजुकेशन। और ये कंप्यूटर एजुकेशन हमारा क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। सो कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ये पढ़ के ऐसा लगता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है एक्चुअली प्लूरल है। नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है सेंटेंस का, कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। टुडे लीव मच टू बी डिज़ायर्ड। पहले तो आप कुछ बातों को समझिए। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टुडे लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, ये क्या सेंटेंस है? ये एक जनरल इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक जनरल इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में एक फैक्चुअल बेस्ड इन्फो आपको दिया जा रहा है। जब भी कोई हम जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आमतौर पे सच होता है, या कोई बात जो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, नरेट करते हैं, ऐसे किसी भी सेंटेंस को हम किस टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, और प्लस हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस लगाना होता है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना ज़रूरी है, तभी जाके वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हो पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि एक फैक्ट है कि कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टुडे लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, एक आम बात बताई जा रही है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट देखिए, हमारा यहाँ सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन देखिए हमारा वर्ब जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, इसके साथ कोई एस और ई एस नहीं है, जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि हमारा वर्ब है यहाँ प्लूरल। और हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा LEAVES, लीव्स। हमने कहा था सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना ज़रूरी है। ऐसे किसी भी बात के लिए जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन या फैक्चुअल बेस्ड इन्फो हमें शेयर किया जाता है।
या कोई भी बात जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, रिपीटेड एक्टिविटी, लाइव कमेंट्री, योर मेंटल स्टेटस या मेंटल कंडीशन, है ना, इन सभी तरह के सेंटेंसेस को जो इंग्लिश में आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्रेस करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग ड्रग्स इनटू ब्राज़ील। सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगता है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि ब्राज़ील में ड्रग्स लाने के चलते तुम्हें सज़ा दी जाएगी या तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर सेंटेंस का मतलब ये है तो यहाँ पे परसिक्यूटेड जो वर्ड है इसका इस्तेमाल गलत किया गया है। परसिक्यूटेड का मतलब होता है टू ब्रिंग सफरिंग यानी कष्ट देना, किसी को तकलीफ देना, टू ब्रिंग सफरिंग। जबकि हम यहाँ पे ब्राज़ील में ड्रग्स लाने के चलते तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, तुम्हें जेल भेजा जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है। तो परसिक्यूटेड एक वर्ड होता है और दूसरा जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है प्रोसिक्यूटेड। क्या होता है? प्रोसिक्यूटेड। सो यहाँ पे परसिक्यूटेड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हमें परसिक्यूटेड नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है टू बी sued in a court of law for a crime, यानी किसी जुर्म के लिए आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, आप उसके लिए। सो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। और प्रोसिक्यूटेड के बाद या परसिक्यूटेड के बाद हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है? फॉर नाम का प्रीपोजिशन यूज़ करना है। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप नोट कर ले, जो आपको बहुत ज़रूरी है। केवल देखिए एरर फाइंडिंग में, केवल एरर फाइंडिंग को मत देखिए। कई सारी चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कई सैकड़ों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको मदद पहुँचाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये मैंने अपने जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है वो इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। या तो तुम मुझे पूरी कहानी सुनाओ या कम से कम आधा हिस्सा मुझे सुना दो इस कहानी का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है आइदर, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है और। मैंने अपने पिछले वीडियो में आइदर और नामक कंजंक्शन या नाइदर और नॉर नामक कंजंक्शन का मैंने यूज़ आप लोगों को सिखाया था। और मैंने एक ख़ास बात बताई थी आप लोगों को कि आइदर और यहाँ देखिए डॉट 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 है। यहाँ मतलब यहाँ पे कोई वर्ड आएगा और यहाँ पे कोई वर्ड आएगा या कोई फ्रेज आएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन दो अलग अलग चीज़ें, टू डिफरेंट थिंग हमें यहाँ यूज़ करनी है। टू डिफरेंट थिंग इन द सेंस कि अगर आइदर का इस्तेमाल भर्व के पहले हुआ है तो और का इस्तेमाल भी दूसरे भर्व के पहले होगा। अगर आइदर का इस्तेमाल नाउन के पहले हुआ है तो और का इस्तेमाल दूसरे नाउन के पहले होगा। यानी कि दो अलग अलग चीज़ें जिनको सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है उनके पहले आइदर और एक के पहले और का इस्तेमाल करना है। आप देखिए ध्यान से, काफ़ी मुश्किल होता है इसे पकड़ना। टेल, हमारा टेल क्या है? भर्व है। हमारा टेल क्या है? भर्व है। और इसका इस्तेमाल भर्व के पहले हुआ है तो और का इस्तेमाल भी भर्व के पहले होना चाहिए। लेकिन ये और का इस्तेमाल में क्या किया है? एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कम से कम कहानी का आधा हिस्सा। यानी इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में भर्व तो एक ही है और वो कौन है? टेल है। ये एक ही है, सिंगल भर्व है और कोई भर्व तो सेंटेंस में है नहीं। तो हम आइदर का इस्तेमाल ऐसी चीज़ के पहले कैसे कर सकते हैं जो पूरे सेंटेंस में इकलौता है? तो यहाँ पे आइदर का जो प्लेसमेंट किया गया है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें क्या है, देखिए फ्रेज दिया हुआ है आपका। पहला दिया है द होल स्टोरी और दूसरा दिया है एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ये हो गया दो अलग अलग फ्रेजेस, दो अलग अलग फ्रेजेस आपको दी गई हैं। इसका मतलब सेंटेंस में यहाँ आइदर का इस्तेमाल गलत है, यहाँ आइदर का इस्तेमाल नहीं होगा। आइदर का इस्तेमाल कहाँ होगा? यू मस्ट टेल मी, इसके बाद यहाँ पे यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। बहुत ही शानदार ये
क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इससे बहुत सारे कंजंक्शन को समझने में आपको मदद मिलेगी। आइदर और, नाइदर और, बोथ एंड, ये आपको समझने में काफ़ी हेल्प करता है कि हम आइदर और नाइदर नॉर जैसे या बोथ एंड जैसे कंजंक्शन का इस्तेमाल हम बहुत सावधानी से करना है। जिन दो अलग अलग वर्ड्स के लिए या फ्रेज के लिए, क्लॉज के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक उनके पहले ही इनका इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको एग्जाम में ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये रूल्स क्लियरली बता रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए और ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, आवर नेबर्स had been living in America since 10 years before moving to their present house in Arizona। तो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? इस क्वेश्चन में आप देखिए, had been living यानी कि रहते आ रहे थे। कहाँ रहते आ रहे थे? अमेरिका में रहते आ रहे थे। अपने प्रेजेंट हाउस एरिजोना को जाने से पहले 10 सालों से अमेरिका में रहते आ रहे थे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक टाइम फ्रेज दिया हुआ है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है 10 ईयर्स। लेकिन ये जो 10 ईयर्स है, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। जो मैंने अपने पहले वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उसको वहाँ जाकर देखें। जब भी सेंटेंस में आपको टाइम फ्रेज दिया रहता है, इसकी दो खासियत होती है, या तो पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा या पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम दिया होगा। और अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देना है कि जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है, वहाँ हम सिंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है तो वहाँ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर यहाँ लिखा रहता सिंस 2015 तब ठीक था, लेकिन जब यहाँ 10 ईयर्स लिखा हुआ है, हम बता नहीं सकते ये कौन सा 10 ईयर्स है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। इसलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। पहले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखिए, द पेशेंट वॉज एक्कम्पेनिड विथ हिज फ्रेंड। द पेशेंट, ओके, सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर है इसलिए वाज का इस्तेमाल किया क्योंकि पास्ट टेंस में है। यहाँ एक वर्ब लगा हुआ है एक्कम्पेनिड। किसके साथ वो आया था? अपने दोस्त के साथ। ठीक है, हीज, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट यानी कि इसे मस्कुलाइन जेंडर माना जा रहा है, तो पेशेंट का फ्रेंड यानी कि वहाँ हीज फ्रेंड आएगा पॉजिटिव फॉर्म में, यानी ये ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वर्ब है एक्कम्पेनिड, ये अपने साथ प्रीपोजिशन विद कभी भी नहीं लेता है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, एरर विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन ही जाता है, और उसमें एक कौन है? एक्कम्पेनिड। जी हाँ, एक्कम्पेनिड की जगह विथ नहीं बल्कि बाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्कम्पेनिड बाई, एक्कम्पेनिड विथ का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर, ठीक है, did not add but detracted from his employer's opinion of him। ओके, आप अगर यहाँ इसमें किस पार्ट में एरर है, आपको क्या लगता है? द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर डिड नॉट ऐड बट डिट्रैक्टेड फ्रॉम हिज। यहाँ पे एक कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है बट जोड़ने के लिए, इसको और इसको जोड़ने के लिए यहाँ बट नाम के कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। बट नाम का जो कंजंक्शन होता है ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। इसका मतलब ये है कि अगर बट के पहले कुछ गुड बातें बोली गई हैं तो बट के बाद कुछ बैड बातें बोली जाएंगी। बट के पहले अगर इविल लिखा हुआ है तो बट के बाद एंजल जरूर लिखा रहेगा। इस तरह की, मतलब बट के पहले अगर पॉजिटिव बातें हैं तो बट के बाद नेगेटिव बातें ही होंगी। ये कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। खैर, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बट से इसको ज्वाइन किया गया है। इसके बाद हमने एक और वर्ब यूज़ किया है डिट्रैक्टेड, जो कि कंजंक्शन से ऐड करने के बाद कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि ये जो डिड है ये ऐड के लिए भी कॉमन है और डिट्रैक्टेड के लिए भी कॉमन है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि डू, डज और डिड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो डिड के बाद ऐड तो बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है,
लेकिन डिट्रैक्टेड को देखिए दोबारा ईडी लगा के पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिड के बाद डिड दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि बट नाम के कंजंक्शन से ऐड किया गया है। इसलिए यहाँ पे डिट्रैक्टेड नहीं बल्कि डिट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसके लिए डिड कॉमन है। और कॉमन कैसे है, जो बट से पता चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एरर देखा कि एरर क्या है। इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, इधर फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। द बैटल ऑफ लाइफ इज सो मोनोटोनस टुडे दैट पीपल हैव टू गो द पिक्चर्स टू सी रियल रोमांस। द बैटल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का जो जंग है, इज सो मोनोटोनस मैंने काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है टुडे, और इसलिए लोग जो है कहाँ जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं ताकि वहाँ रियल रोमांस देख सकें, प्रेम की घटनाएं देख सकें। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मैच्योरिटी से आती हैं। जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर, यहाँ पे आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पे पिक्चर देखने को या जाने को हम लोग गो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट वर्ब को हमने इस्तेमाल किया है। जब आप द पिक्चर्स की बात करते हैं, आप देखने जाते हैं, तो वहाँ पे गो नहीं बल्कि विजिट नाम के वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पे गो का गलत इस्तेमाल किया गया है। द बैटल ऑफ लाइफ सो मोनोटोनस टुडे दैट पीपल हैव टू विजिट द पिक्चर्स टू सी रियल रोमांसेस, कि उन्हें सिनेमा हॉल में जाना पड़ रहा है, सिनेमा हॉल विजिट करना पड़ रहा है वहाँ पे रियल रोमांस देखने के लिए। गो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है एक ऑर्डिनरी वर्ब है, जो यहाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, इनएप्रोप्रिएट है। अगला सवाल देखते हैं। हैविंग एग्जामिन्ड इट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी द प्रपोजल वॉज सेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हैविंग एग्जामिन्ड इट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी यानी उसका जो फाइनेंशियल, जो वित्तीय क्षमता है, उसको परीक्षण करने के बाद, सेंटेंस का मीनिंग यही है, उसके प्रपोजल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेज दिया गया। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहाँ जो पास्ट पार्टिसिपल का जो इस्तेमाल किया है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ये बिल्कुल ही गलत है। सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे ये टोटली मीनिंगलेस है। तो मेरे पहले वाली वीडियो में इस तरह के 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, वहाँ मैंने चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, जहाँ मैंने बताया था आफ्टर स्कूलिंग रोहन थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ जॉब, जो मैंने बताया था, वहाँ भी हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल का इस्तेमाल किया गया था। इन द सेम वे एग्जाम में दोबारा ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ये SBI क्लर्क का ही एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया है। तो यहाँ पे मीनिंगलेस है। यहाँ पे जो एक्चुअल फ्रेज होगा वो होगा आफ्टर एग्जामिनिंग, यानी आप उसके फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को एग्जामिन करने के बाद आप प्रपोजल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेजेंगे ना, है कि नहीं? कर लिया है नहीं, करने के बाद, हैविंग एग्जामिन में कर लिया है, करने के बाद आप भेजेंगे। और उस हिसाब से हैविंग एग्जामिन गलत है, सही जवाब है आफ्टर एग्जामिनिंग इट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी द प्रपोजल वाज सेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अपने अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है, दे वेर काउंटिंग ऑन मी हेल्पिंग देम आउट। दे वेर काउंटिंग ऑन, देखिए काउंटिंग ऑन का मतलब होता है विश्वास करना। काउंटिंग ऑन का क्या मतलब होता है? काउंटिंग ऑन का मतलब होता है विश्वास करना। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। टू हैव फेथ इन, टू हैव फेथ इन और टू बिलीव, ठीक है। सो दे वेर काउंटिंग ऑन मी हेल्पिंग देम आउट। यहाँ पे हेल्पिंग एक जेरांड है और यहाँ पे जेरांड को अननेसेसरीली यहाँ पे यूज किया गया है आफ्टर द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होता है वो मी होता है। यहाँ पे जेरांड का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, मैंने कहा था आपका एकेडमिक नॉलेज और आपका मैच्योरिटी जो आपके एज के साथ आपको मिलता है, इसको पढ़ के आपको लगता नहीं है कि सी पार्ट में एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है, दे वेर काउंटिंग ऑन मी हेल्पिंग देम आउट। बिल्कुल गलत है। दे वेर काउंटिंग ऑन मी, वे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। क्या के लिए?
उन्हें मदद देने के लिए, यानी यहाँ पे हमें एक इन्फिनिटिव वर्ब की आवश्यकता है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ हेल्पिंग गलत है, यहाँ पे आंसर होगा टू हेल्प देम आउट। अभी इस सेंटेंस को आप दोबारा पढ़ें, दे वेर काउंटिंग ऑन मी टू हेल्प देम आउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, एग्जाम की क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ। देर इज़ नो प्लेस, प्लेस जो होता है, प्लेस यानी कोई जगह, स्थान। एक्चुअली प्लेस जो है इसे हम लोग लार्जर सेंस में यूज़ करते हैं, लार्जर सेंस में यूज़ करते हैं, जहाँ हम बहुत बड़े जगह की एक बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं या बहुत विशाल जगह की बात कर रहे हैं। हम यहाँ प्लेस बोला कि जगह नहीं है, यानी कहाँ जगह नहीं है, कंपार्टमेंट, रेलवे कंपार्टमेंट हो या कोई भी हो। तो जब रेलवे के कंपार्टमेंट में आप जाते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, तो आपका ये कहना कि प्लेस नहीं है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपार्टमेंट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप कह सकते हैं रूम, या सबसे अच्छा होता है क्या, बर्थ। हम लोग जब टिकट बुक करते हैं रेलवे कंपार्टमेंट की, क्या बुक करते हैं, बर्थ को बुक करते हैं, अपर, मिडल या लोअर बर्थ को हम करते हैं। और जब हम किसी से ये कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी जगह दो बैठने के लिए, है ना, मैंने तो हम वहाँ पर गिव मी सम प्लेस नहीं, गिव मी सम रूम टू सिट, मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। अगर हम प्लेस कहते हैं तो हम बहुत बड़े लार्जर सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम थोड़ी जगह की हम डिमांड कर रहे हैं। या बर्थ जो एक रूम होता है, एक सीट होता है हमारे लिए। तो जब कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, रेलवे कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लेस का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पे रूम या बर्थ हमारा अप्रोप्रिएट होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत शानदार सवाल था, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसे आप अच्छे से देखें, ये आगे आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखते हैं। A city dweller finds it difficult to pass away the time in a village. A city dweller माने जो शहर का निवासी होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। और आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ भी एक जनरल फैक्ट है, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन शहर के लोगों के बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा है। ऐसी बातों को हम लोग किस टेंस में लिखते हैं, मैंने अभी बताया बच्चों, वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, और सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर, यानी एस और ईएस। क्या कहा है, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। एक शहर का जो रहने वाला होता है उसे बहुत तकलीफ़ होती है गाँव में समय को बिताने में, क्योंकि वो उसका आदी नहीं होता है। तो ये तो एक फैक्ट ही है ना, ये तो हुआ है, ऐसा नहीं कह रहे, ये हमेशा होता है। शहर में जिनको रहने की आदत है वो गांव में रह नहीं पाते, उन्हें बहुत तरह की तकलीफ़ें होती हैं, रहने के, खाने पीने की बहुत तकलीफ़ें होती हैं। ये आम बात है, एक आम फैक्ट है। और इस तरह का जनरल फैक्ट या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही है। फाइंड्स इट डिफिकल्ट है ना, फाइंड्स इट डिफिकल्ट, जी हाँ, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है पास अवे, इस पास अवे का क्या मिलता है, टू डाई, है ना, यानी मर जाना, यानी कोई मर गया, पास अवे मतलब मर गया। तो आप यहाँ समय को कैसे मार देंगे, है कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप समय को बिताने की बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं, और पास अवे जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू डाई, है ना, मर जाना, है कि नहीं। तो यहाँ पे पास अवे बिल्कुल गलत है, यहाँ सिर्फ पास का इस्तेमाल होगा, अवे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम इन अ विलेज। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन देके आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन या वॉइस चेंज या कुछ भी क्लॉज हो, किस तरह से आपको वो जज करता है। इसलिए आपको तैयारी बिल्कुल भी स्ट्रांग रखनी है।
चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल है, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक वर्ब मैंने बताया था रिक्वायर, और मैंने बताया था जब रिक्वायर नाम के वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जनरल सेंस में हम लोग करते हैं। उसी सेंस में एक और वर्ब इस लिस्ट में शामिल हो जाता है, वो होता है परमिटेड। परमिटेड के बाद हम जेरेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जेरेंट का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड, जब परमिटेड नाम के वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है यानी कि परमिट, तो इसके साथ भी हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का हमें इस्तेमाल करना होगा। यानी यहाँ एंटर नहीं बल्कि हमें यहाँ लिखना होगा टू एंटर। और तब आप सेंटेंस को दोबारा पढ़िए कि विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क। जी हाँ, याद रखिएगा रिक्वायर जैसे वर्ब हो गए, परमिट जैसे वर्ब हो गया, इनके साथ हमें इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। यहाँ मैकबेथ से एक सीन के बारे में बताया गया जो फाइनल सीन है, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट। मेरे पिछले वाले वीडियो में, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा पिछला वाला स्पॉटिंग एरर का सीरीज 1 आप ज़रूर देखें, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा और आई बटन भी डाल दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वहाँ आपको मैंने बताया था कि जैसे हॉर्स एंड कैरेज है ना, टाइम एंड टाइड, कप एंड सॉसर, है ना। ये जो कुछ जो वर्ड हैं जिन्हें एंड से ज्वाइन किया गया और हमें ऐसा लगता है कि दोनों सेपरेट है, बिल्कुल नहीं, ये पेयरिंग वर्ड्स हैं। इन्हें हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल होता है। घोड़ा गाड़ी, गाड़ी के बिना घोड़ा नहीं, घोड़ा के बिना गाड़ी नहीं चलेगा, है ना। तो गाड़ी को चलाने के लिए घोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो घोड़ा गाड़ी, टाइम एंड ज्वार भाटा, कप एंड सॉसर, है ना। इस तरह के जो पेयरिंग वर्ड्स हैं, जब इनसे एक सेंटेंस को शुरू करते हैं तो इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, और इन्हें हमेशा सिंगुलर सेंस में ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट, जो ऑफ के बाद कुछ भी हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ का पांचवा और अंतिम, यानी कि जो पांचवा है वही ना अंतिम है, और जो अंतिम है वही पांचवा है। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो एक्चुअली पेयर में यूज हुआ है, और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगा, और ये क्या बताया जा रहा है? एक जनरल इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है कि मैकबेथ का फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है क्या। तो ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यहाँ तो और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? कंटेन्स। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही शानदार है। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वन ऑफ का। वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ कश्मीर वैली आर शॉट डेड। यू नो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी या एवरी वन ऑफ, है ना, वन ऑफ, और इस तरह के बहुत सारे ऑफ हैं जिनके बाद मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है, लेकिन वर्ब कौन सा लगाना है? वर्ब हमेशा लगाना है सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्यों? देखिए, वन ऑफ यानी ऑफ के बाद जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं, यानी कि जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है। लेकिन क्या हम सारे आतंकवादियों की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और उसे कश्मीर वैली में क्या कर दिया गया? गोली मार दी गई। तो सारे टेररिस्ट गोली नहीं मारी गई, टेररिस्ट में से किसी एक को। तो अगर सब्जेक्ट हमारा एक है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब कैसे प्लूरल हो सकता है? इसलिए यहाँ जो वर्ब होगा वो कौन होगा? इज होगा। अब पैटर्न देखिए, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है,
और इसके बाद सिंगुलर वर्ब नहीं है यानी गलत है, यानी क्या होगा, इज होगा। और मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसे और भी क्वेश्चंस को मैंने अपने पिछले वीडियो में और भी बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया है, इसका आप नोट जरूर बना लें। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। चलने की दृष्टि से 10 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी हो जाती है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी, मैं बार बार पिछले वीडियो की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को वहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। जो स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, ग्रामेटिकल नॉलेज अगर उन्हें नहीं भी है तो भी बिना किसी ग्रामर को पढ़े अगर वो मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनके सारा ग्रामेटिकल नॉलेज धीरे धीरे उनका स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए वहाँ मैंने बताया था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो माप वगैरह करने के लिए हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं, किलो, किलोमीटर्स, माइल्स वगैरह, जैसे यहाँ किलोमीटर्स, इसमें एस का इस्तेमाल है। इट सीम्स टू बी प्लूरल और ये है भी, लेकिन मैं बताया था कि जब ऐसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले जब हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर। अब बताइए किलोमीटर तो नाउन है ना, पर कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चूंकि ये नंबर है तो इसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पे रूल बिल्कुल भी बदल जाता है, यहाँ पे जो रूल है वो बिल्कुल क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए 10 किलोमीटर्स, जब ऐसा होगा तो हमारा वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे एग्जाम में आर दिया रहता है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 10 किलोमीटर्स के बाद जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले हम न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देंगे तो याद रखिए ये पूरा का पूरा 10 किलोमीटर एक सिंगुलर यूनिट की तरह, एक बार बार कह रहा हूँ, सिंगुलर यूनिट की तरह सेंटेंस में यूज होता है। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये नो एरर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ और देखते हैं सवाल क्या कहता है। I saw him a couple of times since May। मैंने बताया है इससे पहले भी कि जब हम लोग since या for का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमें एक टाइम फ्रेम दिया रहता है, हमें टाइम या एक टाइम फ्रेम हमें दिया हुआ है, तो ये कहता है कि कोई चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है या कोई घटना बहुत पहले से हुई है। यानी पास्ट में कोई इंसिडेंट शुरू हुआ है और वो अभी तक प्रेजेंट में चला था या चल रहा है, दोनों में से कोई एक होगा। पर दोनों ही केस में हम सॉ, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है तो आप ये कहना चाहता है कि मई के महीने से मैंने उसे 1-2 बार तो मैंने उसे देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस के साथ अगर टाइम दिया हो तो। और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, हैव, और हैव के बाद क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव, हैज़ और हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, सिंस के साथ, अगर सिंस और फॉर के साथ टाइम फ्रेम दिया हुआ हो तो हम किसी पहले से चलती आ रही घटना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या घटना हो चुकी है ऐसी, तो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये गलती हो गई यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हैव या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सवाल है। सवाल जितना छोटा होता है उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देता है। तो ये क्या है, टी, चाय जो मैं पी रहा हूँ। अब बताइए यहाँ विच किसके लिए आया है, चाय के लिए। ये क्या है, नाउन, और ये विच का इस्तेमाल अपने पहले आए हुए नाउन के लिए हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ठीक है, जिस अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो जिस नाउन के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक उसके बाद इसका इस्तेमाल होगा। विच का इस्तेमाल टी के लिए हुआ है तो टी के बाद ही हमें विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, गलती क्या है, सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है टी, चाय,
जो यानी वो चाय, जो चाय आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, इज हॉट। दैट मीन्स हम यहाँ किसी भी चाय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चाय की बात कर रहे हैं जो मैं पी रहा हूँ अभी, वो गर्म है। यानी मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक टी के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी मैंने टी को मेंशन कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि चाय, किसी स्पेसिफिक चाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, जब हम किसी चीज़ को सेंटेंस में मेंशन कर देते हैं, खास या पर्टिकुलराइज कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। आई होप क्लियर हो गया होगा रूल आपको। तो अपने अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल देखिए, although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. Although the police officer, okay, he refused to take, ठीक है, although से इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल सही है। although भी जो है बट से ही, बट के जैसा ही है, और ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। देखिए कॉन्ट्रास्ट का कितना शानदार एग्जाम्पल दिया हुआ है। although the police officer sympathized with the poor, हालांकि पुलिस ऑफिसर को गरीब के साथ हमदर्दी है, यानी कि although के साथ ये जो बात है पॉजिटिव बात है, कुछ पॉजिटिव बोला गया, लेकिन इसके बाद देखिए क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि बट although जैसे वर्ड कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन, है ना, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन, उसने अमीर आदमी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तो एक तरफ से उस हमदर्दी है, पॉजिटिव है, और दूसरी तरफ वो कोई भी वो कदम नहीं उठाएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, जो क्या है, नेगेटिव है। यही काम होता है बट और कॉन्ट्रास्ट, बट और ऑल्दो जैसे कंजंक्शन का, ये आप ध्यान रखें। एक हुआ, पर इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है, आप रिफ्यूज को देखें, रिफ्यूज एक नेगेटिव वर्ड है, और इसी कारण से पूरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। जब पूरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ पे एक्शन के पहले हम एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि ये वॉवेल साउंड है, बोल के एन को लगाना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। यहाँ एन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा एनी, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा एनी का, क्योंकि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस में किया जाता है। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, although the police officer sympathized with the poor, he refused to take any action against the rich man, कि वो अमीर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से उसने इनकार कर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है अगला सवाल। We were looking forward to hear news about the missing fisherman. We were looking forward to hear news about the missing fisherman। जब आप 2-3 बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि गलती क्या है, पर इतना आपको जरूर समझ में आता है कि गलती कहाँ है, और उतना ही काफ़ी होता है एग्ज़ाम में करने के लिए, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। सबसे पहले देखिए, यहाँ एक पूरा फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया गया है, जिसे कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। ये हमेशा साथ में इस्तेमाल होता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू साथ में इस्तेमाल होता है। इस फ्रेजल की खासियत ये है कि इसके साथ या तो आपको जेरांड यूज़ करना है, या तो आपको इसके साथ नाउन का इस्तेमाल करना है। जबकि यहाँ पे ये जो हियर है, ये क्या है, वर्ब है पहले, ठीक है। टू का इस्तेमाल तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हुआ है, तो हम टू को हियर के साथ कंसीडर नहीं करेंगे, एज एन इन्फिनिटिव वर्ब कंसीडर नहीं करेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमें जेरांड का इस्तेमाल करना है, या हियर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। यहाँ हम लिखेंगे LISTENING, लिसनिंग टू। यहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लिसनिंग टू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी वेर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू न्यूज़ अबाउट। लिसन के बाद हमें टू नाम का प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, अबाउट द व्हाट, अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगला सवाल देखें। इसके बाद द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज़ ऑफ अ डॉग्स डेथ, यानी अपने कुत्ते की मौत की खबर पे एक्ट्रेस को सदमा लगा, शॉक्ड। एक्ट्रेस सब्जेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक तो है नहीं, सिंगुलर है, पास्ट टेंस है, वाज लगा गया है, और वाज लगा गया है कुत्ते की मौत की खबर पे पैसिव वॉइस है। क्या है ये, पैसिव वॉइस है, तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, बिल्कुल सही है।
किससे? द न्यूज़ ऑफ, न्यूज़ के बाद ऑफ लगेगा क्योंकि किस बात का न्यूज़? ऑफ हर, क्योंकि एक्ट्रेस फेमिनाइन जेंडर है तो हर लगेगा। कुत्ते की मौत, डॉग के बाद एपोस्ट्रोफी एस और यहाँ डेथ। बिल्कुल सही है, गलत यहाँ प्रीपोजिशन में है, क्योंकि याद रखिए ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जैसे कि शॉक, डिलाइट और सरप्राइज, इनके साथ हम बाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो होता है एट। जी हाँ, हम एट नाम के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बाई बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? एट। द एक्टर वाज शॉक्ड एट द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। वन ऑफ द क्वेश्चंस, फिर देखिए यहाँ वन ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वन ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल है। जी हाँ, प्लूरल है, तो ये सही है। वन ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क्ड, ओके, ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, किसको पूछा गया? मुझसे पूछा गया। वाज, हमें देखना है वर्ब सिंगुलर है कि नहीं। जी हाँ, वर्ब हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। उसका क्वेश्चन पूछा गया है हु डिड, डिड के बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है। ट्रैवल विद, किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, नो एरर। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 और 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। तो इस क्वेश्चन में क्या है? देखिए, मैं जानता हूँ आई यहाँ सिंगुलर है, वर्ब हमारा सिंगुलर है, ठीक है। सो आई नो अ डॉक्टर, यू आर रेफरिंग टू, रेफरिंग के बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, सही है। गलत क्या है? ये ठीक उस क्वेश्चन की तरह है जो मैंने टी वाले क्वेश्चन में किया था कि द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, है ना। यहाँ पे हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? हम यहाँ किसी भी इनडेफिनिट डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में तुम बता रहे हो। यानी डॉक्टर को यहाँ पे मेंशन किया गया है, डॉक्टर को यहाँ पे यू आर रेफरिंग टू जो सेंटेंस का फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, इससे पर्टिकुलराइज किया गया है, पर्टिकुलराइज कर दिया गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है डेफिनिट है, यहाँ आर्टिकल ए नहीं, क्योंकि ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है और हमें डेफिनिट आर्टिकल दा की ज़रूरत है। जब भी किसी चीज़ को हम खास बना देते हैं या सेंटेंस के उसके बारे में कुछ कहते हैं, उसको मेंशन करते हैं किसी वर्ड के ज़रिए या फ्रेज के ज़रिए, क्लॉज के ज़रिए, तो वो खास, वो नाउन खास हो जाता है और उसके पहले आर्टिकल हमेशा दा ही लगता है। ओके, नेक्स्ट देखें, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। मैंने कहा था द इंट्रोडक्शन ऑफ के बाद कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा सब्जेक्ट तो मिल गया। द इंट्रोडक्शन, ये जब भी आप एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस कर रहे थे, इतनी चीज़ें तो दिमाग में रखते चले। एरर कहाँ है मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, ओके, कोर्सेस, देखिए आपको भटकाने के लिए यहाँ पे प्लूरल दिया गया है, क्योंकि ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट, ये है हमारा वर्ब। और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ, गलती ठीक इसी वर्ब में है, क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो कौन है? द इंट्रोडक्शन। तो हमारा सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर, लेकिन अट्रैक्ट तो प्लूरल है, सही क्या होगा? सिंगुलर होगा, ATTRACTS। यहाँ जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस और एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये सिंगुलर बन जाता है। और ये एक जनरल फैक्ट है, एक आम बात, एक नरेट किया जा रहा है किसी इंसिडेंट को जो आमतौर पे होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो चलिए इस सीरीज़ का, इस वीडियो का हम अंतिम सवाल ले लेते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये है वो जो मैंने बताया था PGS, यानी कि पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मैं फिर से लिख देता हूँ, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से ये डील करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरे सेंटेंस में
जो टेंस का फ्लो है वो हमें, या प्रीपोजिशन का फ्लो, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फ्लो हो, उसको सेम मेंटेन करके रखना बिल्कुल ज़रूरी होता है ताकि वो पैरेलल रहे। सवाल है, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देखें, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड, अपनी जान बचा लेना है ना, मतलब साहस होने से अच्छा है अपना जान बचा लो। सो इन द फेस ऑफ डेंजर, जब खतरी घड़ी आती है, देन यहाँ पे देखिए, देन से हमने ज्वाइनिंग किया है, तो यहाँ पे देखिए टू कीप है, और यहाँ पे देन से हमने कंजंक्शन से हमने ज्वाइन किया है, यानी कि अगला सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब टू के बाद देखिए यहाँ वर्ब का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये जो लूज में जो आईएनजी लगाया गया है जिसे हम लोग जेरांड कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटेंस में पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे टू कीप होगा तो लूजिंग कैसे होगा, लूज होगा, या हम लिख सकते हैं टू लूज। इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन टू लूज वंस करेज, या इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूज वंस करेज। इस तरह से आप पूरे सेंटेंस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जो पैरेलल स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करके रखना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि देन की वजह से ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। टू जो है दोनों के लिए कॉमन है, टू दोनों के लिए कॉमन है, तो टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, ना कि आईएनजी फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको स्पॉटिंग एरर का ये पार्ट 2, जहां हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपने पूरे ग्रामेटिकल नॉलेज के एप्लीकेशन को एग्जाम्स के क्वेश्चन को में सीधे अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। मैं आपको हर दिन ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसे सीरीज़ आते रहेंगे, बनते रहेंगे, और विश्वास कीजिए अगर आप मेरे वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आने वाले समय में, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, एडवांस कुछ नहीं होता है, जो बेसिक है वही एडवांस है। अगर आपको बेसिक पता है तो अब एडवांस वाले सारे क्वेश्चंस तो बेसिक से ही करना है ना। एडवांस क्वेश्चन करने के लिए तो एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज की ही ज़रूरत है। ये सारे बेसिक हैं, इनको आप ठीक से सुने, वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, मेरे चैनल काबिल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। ऐसी वीडियो आपको मैं और ला कर देता रहूँगा ताकि आने वाले SBI PO, क्लर्क, बैंकिंग इंडस्ट्री या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम या NDA CDS किसी भी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सके, बहुत कॉन्फिडेंस सॉल्व कर सके। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ख्याल रखिए आप सब अपना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।